अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज क्वांटम मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर हम लोगों ने शुरू करना है। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 जो है वो किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने लीनियरिटी की बात की थी कि लीनियरिटी का क्या मतलब है। तो आज उसी का कुछ पार्ट है जो हम आगे लेके चलेंगे। तो कल हमने बात की थी कि लीनियर थ्योरी में जब हम किसी थ्योरी को लीनियर बोलते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो होती है कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन को हम लोग किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं और एक नया सॉल्यूशन हम उससे हासिल कर लेते हैं। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर ये हमारे पास कुछ वेरिएबल से सपोज किया था हमने कि ये वेरिएबल जो है ये उनका सॉल्यूशन है मैक्सवेल इक्वेशंस का, तो हम इसे किसी एक नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हम एक नया सॉल्यूशन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं E1, E2, रो 1 एंड J1 और एक दूसरा सॉल्यूशन है E2, रो 2, J2 एंड B2, तो हम इनको एडअप करके एक और थर्ड सॉल्यूशन जो है वो इससे हासिल कर सकते हैं। तो वी कैन सम अप टू सॉल्यूशन एंड गेट द थर्ड वन। तो ये हमने कल बात ही की थी कि लीनियर थ्योरी क्या होती है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि हमारी जो फिजिक्स है इसमें कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो लीनियर थ्योरीज हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो मैक्सवेल थ्योरी है इसकी हमने कल भी बात की थी कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी इज लीनियर, एक लीनियर थ्योरी है। इसके बाद जो श्रोडिंगर थ्योरी है, श्रोडिंगर वेव थ्योरी, ये भी लीनियर है। अब नॉन लीनियर कौन सी है? नॉन लीनियर में हमारे पास आइंस्टाइन रिलेटिविटी, is non-linear। और क्लासिकल मैकेनिक्स इटसेल्फ, ये भी हमारे पास एक नॉन लीनियर थ्योरी है। अब हमने ये फैसला करना है कि लीनियर थ्योरी जो है वो ज़्यादा सिंपल होती है या नॉन लीनियर थ्योरी जो है वो सिंपल होती है। तो जो सिंपलर है वो हमारे पास लीनियर थ्योरी है। लीनियर थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उस सॉल्यूशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नया सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन को हम लोग एडअप करके एक तीसरा सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन हम लोग ये वाला काम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर नहीं कर सकते। न्यूटन जो है ये दो बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दो बॉडीज़ का जो सॉल्यूशन है उनको जो है वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर वो तीन बॉडीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग क्लासिकल थ्योरी के अंदर। हम लोग एक सॉल्यूशन फाइंड करके उसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हम लोग जो है वो किसी दो सॉल्यूशन को फाइंड करके उनको सम अप करके कोई तीसरा उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है ये नॉन लीनियर थ्योरी है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में दो बॉडीज़ को सॉल्व करके दो सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम उनको दोनों को ऐड करके तीसरी बॉडी का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन लीनियर थ्योरी के अंदर हम लोग दो सॉल्यूशन को फाइंड करके उनका सम अप करके एक तीसरा जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल क्लासिकल मैकेनिक्स की कि ये लीनियर है या नहीं है।
इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D। 1D में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं कि m इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू एक्स, डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल का डेरिवेटिव इंटू एक्स। ठीक है जी। इसमें ये जो डी डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का, और ये जो हमारे पास है एम मास, तो ये बन जाएगा एम ए, और यहाँ पर नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ पर अब लोग आप देखें कि ये हिस्सा है, ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर क्या है कि अगर आप किसी दो बॉडीज का जो है वो दो अननोन का आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं, मिसाल के तौर पर x प्लस वाई, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टी इंटू एक्स, और या फिर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इंटू वाई। ठीक है जी। तो ये जो है ये लीनियर ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो अननोन है, आप एक पहले अननोन के ऊपर जो है वो ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस दूसरे ऑपरेटर के ऊपर अननोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो कल हमने इसको लिखा था L इंटू यू वन प्लस यू टू, और ये इज इक्वल टू था L यू वन प्लस L यू टू। ठीक है जी। तो ये वाली जो कंडीशन है ये इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी जो कंडीशन थी A इंटू L इंटू ए यू, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू एल यू। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ये इसकी जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन जो इसकी राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर ये वाली एप्लीकेबल नहीं होती। अब क्यों एप्लीकेबल नहीं होती? जो पोटेंशियल होता है ये क्यूबिक इन एक्स होता है। ठीक है जी। तो क्यूबिक इन एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर जो है ये एक नॉन लीनियर जो है वो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके अलावा हम लोग इसको इस तरह से इंटू ए एक्स इज नॉट इक्वल टू आएगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है u इंटू वी, इसको हम लोग इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू u प्लस इंटू वी यू इंटू वी। ठीक है जी। तो ये वाली दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, जो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज इस जो राइट साइड वाली जो हिस्सा है इक्वेशन का, वहाँ ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये सारी जो है वो वेरी वेरी नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर को हल करना हमारे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि नॉन लीनियर थ्योरी के अंदर हम लोग एक सोल्यूशन को जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके एक नया सोल्यूशन नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। फिर उसी तरह से एक जो दो सोल्यूशन हमारे पास आए हैं उनको हम ऐड अप करके एक तीसरा सोल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये एक लीनियर थ्योरी है। ये मैंने शुरू में भी बता दिया था, इज लीनियर थ्योरी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम एग्जांपल लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करती है लिनियरिटी को। तो हम देखते हैं कि वो उसकी एग्जांपल के साथ हम लोग लिनियरिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू होती है I इंटू एच बार इंटू करली ओवर करली टी इंटू साई इज इक्वल टू एच बार इंटू साई। अब यहाँ पर जो ये I इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, एच बार जो है ये इज इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई, जिसको हम h को हम प्लांक्स कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। और यहाँ पर ये जो साई है
इसको बोलते हैं साई। ये एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन। और h जो है ये हमारे पास है एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई एच बार करली ओवर करली टी इंटू साई माइनस एच बार इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर एल, ये किसके बराबर है, ये इज इक्वल टू है आई एच बार करली ओवर करली टी प्लस माइनस एच है। तो ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। अब ये लीनियर ऑपरेटर किस तरह से है, इसमें जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन जो होता है ये एक लीनियर ऑपरेटर है। आप लोग जब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को फाइंड आउट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को फाइंड करेंगे और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एच है ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है। तो अभी जो है वो आप इसको बोलने की ये लीनियर ऑपरेटर है। और आप जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी चीज़ का, ये दोनों बात चीज़ें जो है वो ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज है इसको फाइंड आउट करता है, इसको फुलफिल करता है। कि अगर आप किसी दो वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो आप पहले के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं प्लस दूसरे के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जब आप किसी वेरिएबल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ इसका टाइगर सॉरी, यहाँ ये जो हिस्सा है ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो एल जो है वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। तो इस सारे इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एल साई इज इक्वल टू, इस तरह से हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हुई कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक लीनियर थ्योरी है, जबकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हमारे पास वेरी नॉन लीनियर थ्योरी है। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव की जाती हैं, और उसमें फिर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जिसको आज हमने लिखा कि एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसके बारे में यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।